हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है। और आज मैं लेकर आई हूँ इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब ईटीसी और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। राइट बेटा, चलिए तो आज हम ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उससे पहले जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मैंने क्या कहा बेटा, इस सिस्टम को, राइट मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। और मैं क्या बोलूंगी इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और मैं कह सकती हूं इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब ETC, और क्या बोल सकते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव। राइट, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। राइट बेटा, चलिए इतना क्लियर है। तो हमने देखा था कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, राइट, या हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जल्दी बताइए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं उन सारी प्रोसेस की तरफ। ओके, चलिए। तो हमने देखा था बेटा, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कौन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब क्या शो करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है, राइट, तो बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड। ओके, क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड के बाद बनते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। और क्या बनता है बेटा, जल्दी बताइए, और क्या बनता है, यहां पर हमारी 2 क्रैब साइकिल चलती है। क्या चलती है, 2 क्रैब साइकिल। एक क्रैब साइकिल ये है, दूसरी क्रैब साइकिल ये है। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, 2 क्रैब साइकिल। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जल्दी बताइए। जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बताइए। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। राइट, क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। ओके, और इसे हम कहते हैं क्रैब साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं,
क्रेब्स साइकिल। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो हमने देखा है जब ग्लूकोज में क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, राइट? क्या होती है बेटा? ग्लाइकोलिसिस होती है। तो यहां पर क्या बनता है, जल्दी बताइए, यहां पर क्या बनता है बेटा? यहां पर बनता है, कौन सा कलर लूं मैं? अच्छा कलर कौन सा लगेगा? चलो ये ले लेते हैं। यहां पर बनता है 2 ATP। क्या बनते हैं? 2 ATP। बनते तो 4 है बट 2 यूज हो जाते हैं, इसलिए हम नेट लिख रहे हैं। 2 ATP और क्या लिखते हैं? 2 NADH बनता है। क्या बनता है? 2 NADH प्लस H प्लस, राइट? ये बनता है। ओके, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो यहां पर एक पायरुविक एसिड जब एक एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है तो एक NADH बनता है। क्या बनता है? एक NADH। बट यहां पर कितने पायरुविक एसिड है? 2 पायरुविक एसिड, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। तो 2 बार यहां पर क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन, तो 2 NADH प्लस H प्लस यहां पर बनते हैं, राइट बेटा? ये बन गया। ओके, अब मैं बात करती हूँ एक क्रेब्स साइकिल की। तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर बेटा 3 तो क्या बनता है, जल्दी बताइए। यहां हम ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट। यहां पर क्या बनता है? 3 NADH बनता है, है ना? एक FADH बनता है और एक GTP बनता है। ओके, यहां पर भी होता है, 2 क्रेब्स साइकिल चलती है तो यहां पर भी बनेगा 3 NADH प्लस H प्लस और एक FADH2 बनेगा और एक GTP बनेगा, राइट? तो बेटा GTP या ATP जो है वो तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में बनता है। और मैंने आपको कहा था कि NADH और FADH2 ये भी क्या है? एनर्जी के सोर्स है, राइट? इसमें भी एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है। तो अभी हम NADH और FADH2 का काउंट कर लेते हैं, राइट? 2 NADH ये 2, ये कितने हो गए? 4 और 3 कितने हो गए? 4 और 3 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो हमारे पास 10 NADH है और FADH2 दिख रहा है क्या? यहां पर तो नहीं है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो हमारे पास एक कंप्लीट, जब हमने बोला कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल of glucose produces क्या प्रोड्यूस करता है, जल्दी बताइए? 10 NADH2, 10 NADH प्लस H प्लस, राइट? 2 FADH2, राइट? और क्या बनाता है? 2 ATP ये, और ये GTP भी ATP के बराबर होते हैं तो 4 ATP, राइट बेटा? ये ATP तो क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने, ये डायरेक्ट ATP बने कि नहीं? तो ये तो क्या होते हैं बेटा? ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे बने, राइट? ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट बेटा? तो हमारे पास क्या है? 10 NADH है और 2 FADH2 है। ये डायरेक्ट ATP नहीं बनाएंगे, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू इसका क्या होगा? इनका NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, राइट? ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे, राइट? और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर और इनको फर्दर इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफर करेंगे और एक ग्रेडियंट जनरेट होगा, राइट? जब एक ग्रेडियंट जनरेट होगा तो उस ग्रेडियंट को ब्रेक
ब्रेक करते ही क्या बनेगी, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, जो कि हम पढ़ेंगे। राइट बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं? अब हमें ईटीएस में या हम बात करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें इनके ऊपर काम करना है, इन दो के ऊपर काम करना है, NADH और FADH2 के लिए। राइट, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ईटीएस जो है, कौन? ईटीएस क्या बोल रहे हैं हम इसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, तो इसका मतलब क्या है? ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। राइट, हम बात करते हैं कि उस कंपनी का सिस्टम अच्छा नहीं है, या हम बात करें इसका सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सिस्टम का मतलब कोई एक नहीं होता, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। राइट, वैसे ही हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो कैरियर है वो एक से ज्यादा है, तो उनको मिलाकर हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले कैरियर की एक चेन है। राइट, एक के बाद एक ऐसे अरेंज है, इनकी एक चेन है, इसीलिए उसे हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट, या ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। राइट, जिसे हम ETC कहेंगे। राइट, तो इसमें होता क्या है बेटा? जल्दी बताइए, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो हमारे NADH बने थे, राइट, जो 10 NADH बने थे, या हम नॉर्मल अभी 10 ना लिखे तो हम सिर्फ नॉर्मली लिख सकते हैं NADH प्लस H प्लस एंड क्या था? FADH2। राइट, क्या था? FADH2। राइट, ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजेस एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या रिलीज करेंगे बताइए? एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। राइट, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, है ना? एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। राइट, अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन flow through different इलेक्ट्रॉन कैरियर। राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज करे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फ्लो कराएगा। राइट, क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, कौन बेटा? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है अरेंज्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर arranged in the increasing redox potential। राइट, तो बेटा ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये अरेंज हुए हैं किस बेसिस पर? इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर। कहां पर हुए हैं? ये हुए हैं इन द
इन द इनर या अरेंज ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये कहाँ पर अरेंज हुए हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अरेंज हुए हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, किस बेसिस पर अरेंज किए हमने इनको? इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर। कहाँ पर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर के। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं? चलिए, कहां पर चलती है ईटीएस? जल्दी बताइए। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, राइट। तो आप चाहो तो इसको और अलग से लिख सकते हो, एक पॉइंट बनाकर। ईटीएस runs on the inner mitochondrial membrane, right? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन कैरियर की। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन कैरियर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन कैरियर की, राइट। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं और आगे फ्लो कराते हैं। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर है। पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा हमारा? FMN। FMN का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। FMN का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। वैसे मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूं, राइट। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा? जल्दी बताइए। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा हमारा आयरन सल्फर सेंटर। क्या होगा? आयरन सल्फर सेंटर, राइट। या हम आयरन सल्फर बोल दें, क्या बोलेंगे? आयरन सल्फर। थर्ड जो है वो कौन होगा? साइटोक्रोम। ये हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं? जल्दी बताइए। ये ऑलरेडी हम कहां पढ़ चुके हैं? ईटीएस में। किसकी ईटीएस में? फोटोसिंथेसिस की ईटीएस में, राइट। तो साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी हमने पढ़ा था, राइट। साइटोक्रोम C1 और क्या होगा? साइटोक्रोम सी। और कौन होगा? साइटोक्रोम A एंड A3, A एंड A3, राइट। ये सारे के सारे क्या है? साइटोक्रोम्स हैं। क्या है? साइटोक्रोम्स है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है, राइट। इसके अलावा हम बात करें किसकी? यूबिक्विनोन की। किसकी? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन भी क्या है बेटा? जल्दी बताइए। यूबिक्विनोन, इसको हम UQ से भी डिनोट करते हैं। तो यूबिक्विनोन भी क्या है बताइए? हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो आपको इन सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर को याद रखना है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब बेटा याद रखना है, यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, यहां पर याद रखना यूबिक्विनोन जो है, कौन? यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C जो है, राइट, ये मोबाइल कैरियर्स होते हैं। ये पॉइंट यहीं पर लिख लो। यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C, राइट। साइटोक्रोम C जो है ये क्या है? ये क्या है बेटा? मोबाइल कैरियर्स हैं। क्या है? मोबाइल कैरियर है। क्या है?
मोबाइल कैरियर, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्सेस की। तो बेटा हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की। तो एक ईटीएस के अंदर 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स? 5 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, 4 एंड 5, राइट। तो हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्सेस की, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इन्वॉल्व इन ईटीएस, राइट। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है ईटीएस में? पहला है हमारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 1। कौन है? कॉम्प्लेक्स 1। दूसरा है कॉम्प्लेक्स 2। थर्ड है कॉम्प्लेक्स 3 और फोर्थ है, थर्ड हो गया ना, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स 4th और आखिरी है फिफ्थ। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहते हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेज, राइट। कॉम्प्लेक्स 2 को हम कहते हैं FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, या और क्या कहते हैं इसे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या कहते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। क्या बोलते हैं बेटा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट बेटा। इतना समझ में आया कि नहीं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है बेटा आपके क्रैब्स साइकिल में भी इन्वॉल्व होता है, जो कि मैट्रिक्स में चलती है, राइट। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये ईटीएस में भी इन्वॉल्व होता है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलती है, राइट बेटा। थर्ड कॉम्प्लेक्स जो आपका है ये क्या होगा? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम साइटोक्रोम BC1, राइट। क्या होगा हमारा? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, राइट। क्या बोल सकते हैं? सॉरी, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, राइट। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4। इस कॉम्प्लेक्स 4 को हम बोलेंगे साइटोक्रोम। इसमें कौन प्रेजेंट होगा? हमारे कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम A3। और क्या बोलेंगे हम? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, या आप बोल सकते हो साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, राइट। हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, इससे हम कहेंगे ATP सिंथेटेज, और हम क्या कह सकते हैं? जल्दी बताइए। F1 F0 F1 पार्टिकल, राइट। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं?
जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। आगे बढ़े। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं किसकी तरफ। चलिए, तो हम बात करते हैं हमारे प्रोटीन्स की। तो हम करेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जो कि अब जो हम कैरियर प्रोटीन की, इलेक्ट्रॉन प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मोबाइल कैरियर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मोबाइल कैरियर, और किसकी बात करेंगे हम? फोर्थ जो है हमारा नॉन प्रोटीन, राइट? किसके बात कर रहे हैं हम? नॉन प्रोटीन पार्ट की, राइट? क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन कौन से हमारे, जल्दी बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4 और फिफ्थ का F0 पार्टिकल। कौन सा? एंड F0 पार्टिकल। अब बात आती मैम इंट्रिंसिक क्या होता है, राइट? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा इंट्रिंसिक। तो आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहां पर इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक कैरियर प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरे तरीके से क्या है? एम्बेडेड है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, उस थिकनेस के पूरे ऊपर से नीचे तक वो प्रेजेंट होते हैं, राइट? मतलब उसमें धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट? नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक कौन कौन से होंगे? जल्दी बताइए। एक्सट्रिंसिक कौन कौन से होंगे हमारे? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जो कि क्या था बेटा? जल्दी बताइए। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आपका क्या था? बताइए। FADH2 रिडक्टेज। और कौन है? साइटोक्रोम C। कौन होगा? साइटोक्रोम C। और कौन होगा? F0 पार्टिकल। कौन होगा? F0 पार्टिकल। ओके, इतना क्लियर हुआ? मोबाइल कैरियर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो कौन होगा आपका मोबाइल कैरियर? यूबिक्विनोन, मतलब ये जो है, ये क्या करेंगे? उस इनर मेम्ब्रेन पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, राइट? यूबिक्विनोन। और कौन होगा? जल्दी बताइए। और होगा मैम आपका साइटोक्रोम C। बेटा देखो, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब है कि साइटोक्रोम C जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसके एंड पर प्रेजेंट होता है, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। मोबाइल कैरियर का मतलब है ये मूव कर सकता है, ठीक है? तो आप बिल्कुल ऐसे मत बोला मैम आपने यहां भी लिख दिया, यहां पे भी लिख दिया। अभी मैं यहां पर नॉन प्रोटीन पार्ट में यूबिक्विनोन को लिखने वाली हूं। यूबिक्विनोन क्या है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए। आगे बढ़े। अब देखिए हमने क्या बोला? द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर, द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH+H+ एंड FADH2 में, राइट? तो इसमें मैंने बोला था कि एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। अब हमें इस एनर्जी को क्या करना है? निकालना है, रिलीज करना है, और उसे यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करना है? अवेलेबल बनाना है, राइट बेटा? तो हमें क्या करना है? इन NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? ATP में, राइट?
तो FADH2 और NADH2 को ATP में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, दिस इज अकम्प्लिस्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज। मैंने अभी बोला था, लिखवाया था कि नहीं, कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, NADH एंड FADH2 को। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू O2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। राइट, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है बेटा, ETS का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और H2O के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो ये क्या है बताइए, O2 जो है ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी आप इसे कह सकते हैं। राइट, अब देखिए, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस। राइट, तो मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राइट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना, उसे इलेक्ट्रॉन को पास करना एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। राइट, एंड इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। राइट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये कैरियर जो है कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, हम आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो देखिए यहां पर क्या है, 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 एंड 5। क्या है, 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व है। कहां पर इन्वॉल्व है बताइए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। किस पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। ये FMN जो आपको दिख रहा है अंदर, ये FMN जो है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो बेटा FMN क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। आयरन सल्फर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। राइट, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। यूबिक्विनोन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ओके, उसके बाद हम बात करें यहां पर साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, राइट, आयरन सल्फर सेंटर, FAD, ये सारे के सारे क्या है बताइए, कॉपर। राइट, आप हमने आखिरी में लिखा नहीं था क्या, बताइए, 4th कॉम्प्लेक्स जो था वहां पर लिख लेना, 2 कॉपर एटम जो है वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। राइट, चलिए, तो यहां पर कॉपर, ओके, साइटोक्रोम A3 और कॉपर B, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, F0 और F1। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर आगे समझाऊंगी। राइट, इसको आगे हम समझेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम BC1 कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 को हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और आखिरी को हम कहते हैं ATP सिंथेटेज। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। बेटा अगर आपने, प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आखिरी में आप लिख लेना प्लीज। जो कॉम्प्लेक्स आपका 4th था उसमें 2 और इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, कॉपर एटम्स। ठीक है, 2 कॉपर एटम्स जो होते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। क्या है, 2 कॉपर एटम जो है वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, तो हम देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स 4 था, क्या था, कॉम्प्लेक्स 4 था, ये कॉम्प्लेक्स 4 में आप और क्या लिख सकते हैं, 2 कॉपर एटम जो है ये भी क्या थे, इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, राइट बेटा। चलिए तो इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। तो हमने देखा NADH जो होते हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कब प्रेजेंट होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लिंक रिएक्शन के दौरान और क्रैब साइकिल के दौरान, ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट, आर ऑक्सीडाइज बाय NADH dehydrogenase complex 1 and electrons are then transferred to the ubiquinone located within the inner membrane। इनका कहना है जो NADH, इन्होंने सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल लिख दिया, लिंक रिएक्शन नहीं लिखा, इन्होंने ये सारी बातें नहीं लिखी, राइट। तो हमने और भी देखा था कि 2 और कहाँ बने थे, ग्लाइकोलिसिस में। तो टोटल हमारे पास 10 NADH है और 2 FADH2 है। ये सारे के सारे कहाँ पर है, मैट्रिक्स में है। अब होगा क्या बेटा, मैट्रिक्स में जो आपके पास NADH या FADH2 है, उस NADH को, उन सारे NADH को किसने लिया, जल्दी बताइए, एक एक करके लेते हैं, राइट। किसने लिया बताइए, पहले कॉम्प्लेक्स ने, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है, इस NADH को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर टू द यूबिक्विनोन। ये इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, यूबिक्विनोन में, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कहाँ पर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, राइट बेटा। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए क्या है, यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, राइट। यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को रिसीव करता है बाय FADH2 कॉम्प्लेक्स, राइट, कॉम्प्लेक्स 2, राइट। तो यूबिक्विनोन जो है इसके 2 हाथ है, क्या है, 2 हाथ है। एक हाथ से ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है NADH से, दूसरे हाथ से ये इलेक्ट्रॉन लेता है FADH2 से, राइट। मतलब कॉम्प्लेक्स 3 से और कॉम्प्लेक्स 2 से, कॉम्प्लेक्स 1 से, राइट। तो ये दोनों से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से। यूबिक्विनोन जो कि कॉम्प्लेक्स 3 है वो क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट। दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड, राइट, जो कि जनरेट हुआ है कब, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट बेटा। द रिड्यूसिंग यूबिक्विनोन, अब यूबिक्विनोन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कैसे रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसके पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब रिड्यूस हो गया। तो ये क्या है, यूबिक्विनोल is then oxidized with the transfer of electron to the cytochrome C by a cytochrome BC1 complex, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए क्या बोल रही है, साइटोक्रोम C जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने ले लिया, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर ने, ओके, क्योंकि ये क्या है, मोबाइल है, ओके। तो इसने लिया इज स्मॉल प्रोटीन, साइटोक्रोम C क्या है बेटा, एक स्मॉल प्रोटीन है, क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है, अटैच टू द आउटर surface of inner membrane and act as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and complex 4। अब इन्होंने क्या बोल दिया, थोड़ा समझ के बाहर हो गया, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखिए साइटोक्रोम C जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन पर, राइट, बट इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर। सभी ने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। क्या होती है, लिपिड बाइलेयर। उसकी 2 लेयर होती है, लिपिड की 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, राइट। जहां पर हम बोलते हैं आउटर लेयर पर पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। तो यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भी लिपिड की बाइलेयर से बनी होगी। किससे बनी होगी, लिपिड की बाइलेयर से। मतलब ये लेयर भी कितनी होगी, इसमें भी 2 लिपिड की लेयर होगी। तो लिपिड की जो बाहर वाली लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन की बाहर वाली लेयर होती है, उस पर प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम C।
क्या होता है, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है। राइट बेटा, जो कि किसको फेस करता है, जल्दी बताइए किसको फेस करेगा, उसके बाहर कौन होगी, इनर मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, उसको फेस करेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 4 refers to cytochrome C oxidase complex। कॉम्प्लेक्स 4 को हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C oxidase complex containing cytochrome A and A3। तो बेटा साइटोक्रोम C oxidase में क्या होते हैं बताइए, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम A and A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स। तो बेटा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 2 कॉपर सेंटर जो होते हैं वो किस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन आता है, 2 कॉपर सेंटर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। राइट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासिस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे आर कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, कैरियर से, इलेक्ट्रॉन कैरियर, वन इलेक्ट्रॉन कैरियर से अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाता है, किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है बेटा, वो क्या करता है, वो बनाता है, यहां पर एटीपी की सिंथेसिस करता है। क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है। ये एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स क्या होता है मैं समझाती हूँ। एक ग्रेडियंट बनता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, राइट। तो प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन, राइट। H प्लस आयन का एक डिफरेंस, एक ग्रेडियंट बनता है। H प्लस आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। वो कैसे होते हैं हम सब पढ़ेंगे। तो इस ग्रेडियंट की वजह से, इस ग्रेडियंट को तोड़ते हैं हम, इक्विलिब्रियम में लाते हैं। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जब हम इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से कहां पर, मैट्रिक्स में पंप करते हैं, तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। कैसे होती है पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट। तो बेटा एटीपी की सिंथेसिस जो होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डोनर पर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या तो NADH और FADH2। तो NADH हो या FADH2 हो, तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर डिपेंड रहता है किसकी, यहां पर एटीपी की सिंथेसिस। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर और अच्छे से समझते हैं पूरा एटीपी की, यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, प्रोटॉन का फ्लो, कैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, वो सब कुछ देखने वाले हैं, राइट। चलिए तो हम यहां पर इसको समाप्त करते हैं और चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पर। ओके, तो सभी का ध्यान पूरा पूरा बोर्ड पर होना चाहिए, एक भी मिनट के लिए आंखें मत झपकाना, राइट। चलिए, आंखें मत झपकाना मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ आंखें खोल के, है ना। मतलब ये है कि भटकना मत अपने लक्ष्य से, और आपका लक्ष्य है क्या, ईटीएस सीखना। क्या है, ईटीएस सीखना, राइट। तो देखिए ये मैंने बनाई है बेटा क्या, इनर मेम्ब्रेन। किसकी इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, तो देखिए मैं बता देती हूं पहले क्या है। ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, इनर
मेम्ब्रेन और ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स। समझ गए? ये जो दिख रही है आपको, ये थिकनेस है, इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस है ये, राइट? ये बाहर की, मैंने बोला ना कि हर एक मेम्ब्रेन 2 लिपिड बाइलेयर से बनी है, तो ये आउटर इनर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है और ये इनर मेम्ब्रेन की इनर लेयर है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है, इनर लेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन, राइट? ये क्या है, इनर लेयर है इनर मेम्ब्रेन की, ये आउटर लेयर है इनर मेम्ब्रेन की। इतना क्लियर हुआ या नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस की। किसकी बात करते हैं? 5 कॉम्प्लेक्सेस की। तो हम बना लेते हैं 5 कॉम्प्लेक्स। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1। क्या है बेटा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1। एक मिनट बस। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये क्या हो गया बेटा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, राइट? उसके बाद कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कौन आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ये क्या है बेटा? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के अलावा और क्या होगा हमारे पास? एक मिनट। ये हमारे पास है यूबिक्विनोन। ये कौन है? यूबिक्विनोन। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया क्या? एक मिनट रुकना बस, है ना? अब जैसा भी है अपन इसको लेके चलते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या यूबिक्विनोन है? ये है हमारा यूबिक्विनोन। क्या है बेटा? यूबिक्विनोन। उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को भी हम उठा के रख लेते हैं यहां पर। ओके, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद आएगा साइटोक्रोम सी। कौन आएगा बेटा? साइटोक्रोम सी। तो साइटोक्रोम सी भी क्या है बताइए? मूविंग है, तो हम उसे भी मूविंग बना लेते हैं। तो ये है साइटोक्रोम सी।
क्या है जल्दी बताइए, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी के बाद आएगा आपका कौन सा, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर 4। क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ओके, ये हमारा आ गया कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बाद क्या आएगा जल्दी बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ओके, तो यहां पर होगा क्या, देखिए बेटा अभी अब हम इनको नाम दे दे, है ना, नेमिंग कर दे। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये है हमारा यूबिक्विनोन, और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये है F1 पार्टिकल, ये है हमारा F1 पार्टिकल, और ये है F0 पार्टिकल। मतलब ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं। अब होगा क्या, देखिए बेटा, हमने देखा था कि आपके ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में और टैप साइकिल में क्या बने थे, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बने थे, मतलब NADH बने थे और FADH2 बने थे, और वो कहां पर थे, मैट्रिक्स में। अब होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जिसे हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, ये क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। क्या है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहां पर NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या करेगा, NADH को क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसमें, ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, NAD+ में, और यहां से क्या निकलेंगे बेटा बताइए, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कौन, यहां पर बैठा इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज FMN। किसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, FMN ने। तो FMN ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कहां से बताइए, NADH के रिडक्शन से जो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन मिले वो FMN ने एक्सेप्ट करे। FMN के बाद यहां पर बैठा है दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज आयरन सल्फर सेंटर, राइट। तो आयरन सल्फर सेंटर ने क्या किया बेटा, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, किससे, FMN से। तो FMN से इलेक्ट्रॉन को किसने लिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहां पर, ये फ्लो होता है, किसका, 2 इलेक्ट्रॉन का। हम अभी ऐसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कौन ले लेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लेगा यूबिक्विनोन। कौन ले लेगा, यूबिक्विनोन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यूबिक्विनोन के पास। ये यूबिक्विनोन ने कौन सा इलेक्ट्रॉन लिया, जो कि किसके पास था, आयरन सल्फर सेंटर के पास। अब यूबिक्विनोन इसको नहीं देगा, ये यूबिक्विनोन जो है ये देगा किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। किसको देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में कौन बैठा है, यहां पर बैठा है बेटा साइटोक्रोम बी। कौन बैठा है, साइटोक्रोम बी। तो ये जो यूबिक्विनोन है वो इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, साइटोक्रोम बी को। किसको दे देगा, साइटोक्रोम बी को। बोलेगा भाई लो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैं लेकर आया हूं किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से यूबिक्विनोन ने इसको कहां पहुंचा दिया बताइए, साइटोक्रोम
बी के पास। कैसे? यहां पर जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा यहां पर किसने? इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने। मोनोन्यूक्लियोटाइड से इलेक्ट्रॉन कहां पर गए? दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, दैट इज आयरन सल्फर सेंटर। अब आया यूबी किनोन किसके पास? क्योंकि ये चल सकता है, ये तो कहीं नहीं जा सकता, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 तो मूव नहीं कर सकता, बट ये क्या है? कार है, ये मूव कर सकती है। ये आई किसके पास? आयरन सल्फर सेंटर के पास। बोला भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आए? बोले हाँ आए। तो बोले चलो मुझे दे दो, तो उसने दे दिया किसको? यूबी किनोन को। यूबी किनोन जो है वो यूबी किनोल में कन्वर्ट हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉन इसने लिए। अब इलेक्ट्रॉन को ये लेकर चला गया कहां पर? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से बोलता है भाई आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से लेकर आया हूं। तो यहां पर साइटोक्रोम बी बोलता है ठीक है भाई दे दीजिए इलेक्ट्रॉन। साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन को किसको पास किया? इसी में बैठे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, दैट इज कौन हो जाएगा? आयरन सल्फर सेंटर। कौन हो जाएगा बेटा जल्दी बताइए? आयरन सल्फर सेंटर। तो यहां पर आयरन सल्फर सेंटर ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब यहां पर इसी इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? दूसरा बैठा हुआ है यहां पर, दूसरा बैठा है यहां पर कौन सा? चलिए थोड़ा ऐसे दिखा देती हूं, बाकी वो सेम उसमें होते हैं। इसको लिया किसने? इसको लिया, इस इलेक्ट्रॉन को लिया है साइटोक्रोम C1 ने। किसने लिया? साइटोक्रोम C1 ने, राइट? साइटोक्रोम C1 ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं क्या? तो थोड़ा सा हम इसको पास पास में लिख लेते, राइट? चलिए, तो हुआ क्या बेटा? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से किसके पास गया बताइए? साइटोक्रोम बी के पास। साइटोक्रोम बी ने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया? आयरन सल्फर को। किसको दे दिया? आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर ने इस इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? साइटोक्रोम C1 को। किसको दे दिया? साइटोक्रोम C1, राइट? किसको दिया? साइटोक्रोम C1 को। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो समझ में आ रहा है कहां से कहां हुआ है, राइट? अब होगा क्या? इस इलेक्ट्रॉन को लेने आएगा कौन? साइटोक्रोम C। कौन आएगा? साइटोक्रोम C। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया? साइटोक्रोम C1 से ये चला गया साइटोक्रोम C के पास, राइट? तो ये क्या है बेटा? यहां पर साइटोक्रोम C है। ये क्या है? साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C क्या है? मोबाइल है। तो ये साइटोक्रोम C जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन कैरियर को। अब मैम 4 में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर बैठा है? बेटा यहां पर 4 में बैठा है कॉपर A, और बैठा है यहां पर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर सेंटर B। 2 कॉपर एटम्स थे ना, तो यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं कौन? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ये। ओके, कहां से आएगा? यहां से आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन किसके पास आया है? साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में बैठे हुए कॉपर एटम को। कॉपर एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और पास कर दिया किसको? साइटोक्रोम A को। ओके, साइटोक्रोम A ने उस इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? साइटोक्रोम A3 को। अब साइटोक्रोम A3 के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। साइटोक्रोम A3 ने उस इलेक्ट्रॉन को किसको दिया? कॉपर, जो सेकंड कॉपर एटम था उसको दे दिया। किसको दे दिया? सेकंड कॉपर एटम।
राइट। अब मैट्रिक्स में बैठा था बेटा कौन? ऑक्सीजन। क्या बैठा था यहाँ पर? ऑक्सीजन। यहां पर बैठा था मैट्रिक्स में ऑक्सीजन, यहां बैठा था मैट्रिक्स में ऑक्सीजन। ओके, इस ऑक्सीजन ने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ओके, एक्सेप्ट किया यहां से। और मैट्रिक्स में क्या थे? H प्लस आयन प्रेजेंट थे बेटा। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट थे? H प्लस आयन प्रेजेंट थे। मैट्रिक्स में यहां पर क्या प्रेजेंट थे? H प्लस आयन प्रेजेंट थे। ओके, तो हुआ क्या? यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया किसने? ऑक्सीजन ने। और इस मैट्रिक्स से उसने H प्लस आयन लिया और कन्वर्ट किया किसमें? H2O में। किसमें कन्वर्ट किया? H2O में। इस H2O को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। इस H2O को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। इस H2O को हम क्या बोलते हैं? ये हार्मफुल नहीं होता, राइट। ये क्या है? मेटाबॉलिक वाटर, राइट। तो आप समझ में आया कि कहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो NADH और FADH2 बने हैं वो ATP में कन्वर्ट नहीं होंगे, राइट। और NADH और FADH2 को हम डायरेक्ट क्या एनर्जी के जैसे यूज नहीं करते हैं, वो स्टोरेज फॉर्म है किसका? ATP का। अगर यहाँ पर आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस नहीं चलेगी और NADH FADH जो है वो ATP में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है? बताइए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का। तो यहां पर आपको याद रखना है बेटा कि ऑक्सीजन जो है ये क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इतना समझ में आया? अब हुआ क्या देखिए, जब ये सारी प्रोसेस चल रही थी तो यहां पर मैट्रिक्स में H प्लस आयन थे। क्या थे? H प्लस आयन थे। तो यहां पर मैट्रिक्स में जो H प्लस आयन थे वो कहां से? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते। कैसे पंप होता है? तो ये पहला, एक मिनट, हम दूसरे कलर से ये बना लेते हैं। कौन सा कलर यूज करूं? ये कलर यूज कर लूं क्या? चलो ये कर लेती हूं। तो पहला, यहां पर ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो 4 प्रोटॉन्स को, कितने? 4 प्रोटॉन्स को कहां से कहां पंप करता है बताइए? इस मैट्रिक्स से कहां पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कलर दूसरा है क्या? कहां से? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है, राइट। जब एक NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो 4 प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है। क्या सिर्फ यही करता है? नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी क्या करेगा? 4 प्रोटॉन को यहां पर पंप करेगा, राइट। 4 प्रोटॉन को यहां पर पंप करेगा, तो इसने भी 4 प्रोटॉन को पंप कर दिया। ओके, और क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वो भी क्या करता है? 4 प्रोटॉन को कहां से कहां पंप करेगा बताइए? ये इसने भी क्या किया? 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से, 4 नहीं, यहां पर याद रखना कितने होंगे? 2 प्रोटॉन्स। कितने होंगे? 2 प्रोटॉन्स। ओके, कितने हुए? पहले कॉम्प्लेक्स ने 4, तीसरे कॉम्प्लेक्स ने 4 और फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने 2 प्रोटॉन को पंप किया। कहां से? मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब आपके अंदर एक डाउट आया होगा कि मैम ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का कोई काम नहीं होता। देखिए, जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का कोई काम नहीं होता यहां पर। जब FADH2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तब कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो काम का है और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 काम का
नहीं है। मतलब ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं। जब NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फंक्शनल है, जब FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 फंक्शनल है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 फंक्शनल नहीं है। इतना क्लियर हुआ? पक्का पक्का। चलिए, इसे और हम क्या कहते थे? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है उसे हम कहते थे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या कहते थे जल्दी बताइए? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और कहीं पढ़ा था हमने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस? क्या क्रैब साइकिल पढ़ी थी? क्रैब साइकिल में सक्सिनेट जो है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता था। किसकी मदद से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 रिएक्शन में इन्वॉल्व है, एक तो ETS में, दूसरा क्रैब साइकिल में। इसीलिए यहां पर इसका आधा पार्ट मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, राइट? आधा पार्ट मैट्रिक्स में बनाया ना, क्योंकि ये 2 रिएक्शन में क्या है? इन्वॉल्व है। मतलब ये एक पैर इस तरफ रखेगा, दूसरा पैर इस तरफ रखेगा कि भाई तेरे को जब जरूरत है मैं तेरा भी काम करूंगा, तुझे जब जरूरत होगी तो तेरा भी काम करूंगा, राइट? क्लियर है? तो यहां पर ये कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपने देखा है कि क्रैब साइकिल में ये क्या करता है? क्रैब साइकिल में ये क्या करता है बेटा? ये क्रैब साइकिल में सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। ये पढ़ा है आपने। और क्रैब साइकिल कहां चलती है जल्दी बताइए? मैट्रिक्स में। और इसका दूसरा काम क्या है बेटा? ये क्या करता है? FADH2 इसी प्रोसेस में बना था, राइट? FADH2 इसी प्रोसेस में बना था कि नहीं क्रैब साइकिल में? तो यही FADH2 का ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या कराता है? ऑक्सीडेशन कराता है। तो यहां पर क्या होता है जल्दी बताइए? यहां पर इसी FADH2 जिसको इसी ने बनाया था, इस FADH2 का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ये FAD+ में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? FAD+ में। इतना समझ में आया कि नहीं बेटा? देखिए हुआ क्या, समझ में आया? यहां पर FADH2, यहां पर देखो एक मिनट, ये H2 है ना? तो FADH2 जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ FAD+ में। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में बैठा था कौन? FAD। कौन बैठा था? FAD। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास गए? FAD के पास गए। किसके पास गए? FAD के पास गए। और FAD से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? आयरन सल्फर सेंटर के पास। कहाँ पर गए? आयरन सल्फर सेंटर के पास। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन गए यहां से यहां और यहां से यहां। अब क्या होगा मैम? आगे क्या होगा मैम? देखिए यहां गए, अब क्या होगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां से फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे। तो देखिए जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये वाला इन्वॉल्व था, ये इन्वॉल्व नहीं था। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये इन्वॉल्व था, ये इन्वॉल्व नहीं था, राइट? तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इसके पास जाएंगे और यहां से फिर आगे चल देंगे। क्लियर है बेटा? इसको पूरा बनाऊंगी तो मैं पूरा हौच पौच हो जाएगा, तो आप समझ रहे हो ना? इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए जब क्या होता है, यहां पर पहला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व होता है। मतलब FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्यों प्रोटॉन पंप करेगा? नहीं करेगा ना। प्रोटॉन पंप कौन करेगा? सिर्फ कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 3 जो है 4 प्रोटॉन को पंप करेगा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो कितने? 2 इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा कहां से बताइए? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो जब पहला मतलब NADH का ऑक्सीडेशन होगा और पहला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा तो 10 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। कहां से? मैट्रिक्स से। जब कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा, FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा, तो टोटल
6 प्रोटॉन मैट्रिक्स से कहां पर पंप होंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब जब ये पंपिंग चल रही है तो बेटा बताइए यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो है बन गया, तो यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू कहां पर बताइए, एज कंपेयर टू मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के प्रोटॉन यहां चले गए और क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जो H2O मिल रहा है, मेटाबॉलिक वाटर मिल रहा है, उसमें भी जो हाइड्रोजन जा रहा है वो मैट्रिक्स से ही जा रहा है। तो मैट्रिक्स में प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन प्रोटॉन में क्या हो, मैट्रिक्स में कम हो गया और यहां पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गया। ओके इतना क्लियर हुआ या नहीं। अब होगा क्या, यहां पर ज्यादा प्रोटॉन, यहां पर कम प्रोटॉन, तो यहां पर एक ग्रेडियंट बन गया और हम क्या बोल सकते हैं, यहां का जो मीडियम है, यहां का जो पीएच है वो क्या होगा, ज्यादा, और यहां का पीएच कम होगा, मतलब यहां पर प्रोटॉन ज्यादा, H प्लस ज्यादा, तो एसिडिक मीडियम, तो पीएच कम, यहां पर पीएच ज्यादा। तो ये जो ग्रेडियंट बन रहा है पीएच का, यहां पर जो ग्रेडियंट बन रहा है प्रोटॉन्स का, तो इसके वजह से जनरेट होता है कौन सा बताइए, पीएमएफ। क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। और क्या होता है, जो प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है वो पंप होंगे कहां पर, इस कॉम्प्लेक्स 5 के F0 पार्टिकल से, कहां पर बताइए, इस जगह मतलब मैट्रिक्स में। तो देखिए यहां पर क्या होता है बेटा, 4 प्रोटॉन्स, कितने, 4 प्रोटॉन्स कहां से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां पर, मैट्रिक्स में पंप होते हैं। कहां पर पंप होते हैं, मैट्रिक्स में पंप होते हैं। कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में पंप होते हैं। तो क्या बनता है, एक एटीपी बनता है। क्या बनता है, एक एटीपी बनता है। कैसे बनता है, यहां पर प्रेजेंट होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट, और ये कन्वर्ट होता है किसमें, ATP में। हमने देखा था कि F1 पार्टिकल में कन्फर्मेशनल चेंज होता है और इस कन्फर्मेशनल चेंज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी क्या करती है, ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ती है और कन्वर्ट करती है ATP में। ये कहाँ पढ़ा था हमने, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। कहाँ पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। तो यहाँ भी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हुई। यहाँ पर भी प्रोटॉन कहाँ से, अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में पंप हुए थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर 5, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, इसे हम कहते हैं ATP सिंथेटेज, राइट। तो होगा क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का F0 पार्टिकल है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी, यहां पर इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, और जो F1 पार्टिकल है वो प्रोट्रूड होता है, बाहर निकला हुआ होता है, झांक रहा होता है किसको, मैट्रिक्स वाले पार्ट को। ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, जल्दी बताइए। ये मूवेबल नहीं होता, ये मूवेबल होता है। क्लियर है, ये मोबाइल होता है, ये मोबाइल होता है। तो ये सारे पार्ट हमने यहां पर पढ़ लिए। अब देखिए हमने बात करी, ये तो हो गई हमारी ETS। अब हमने ATP की बात करनी है। किसकी बात करनी है, ATP की। तो हम ATP की बात कर लेते हैं। चलिए ATP की मैं बात करती हूं। तो मैं क्या बोल रही हूं, हमने 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट पढ़े। हमने क्या पढ़े, 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट पढ़े। पहला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है हमारा पहला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट क्या है हमारा, यहां पर पहला रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है हमारा NADH।
H। दूसरा रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है FADH2, यही पढ़ाया है मैंने, राइट। जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में, किसमें? NAD प्लस में। जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में, और जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? FAD प्लस में, तो क्या होता है? तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? इसमें 10 प्रोटॉन्स पंप फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर membrane from matrix to intermembrane space, ओके। और जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होते हैं तो यहां पर 6 प्रोटॉन्स जो है वो पंप होते हैं, 6 प्रोटॉन्स पंप फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर membrane स्पेस, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। अब होता क्या है, यहां पर जो 10 प्रोटॉन्स पंप हुए वो कैसे कैसे हुए, जल्दी बताइए। यहां पर जो 10 प्रोटॉन्स पंप हुए उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, जल्दी बताइए। तीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये तीनों कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व थे, राइट, ओके। ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व थे। और पहले कॉम्प्लेक्स ने कितने प्रोटॉन पंप किए थे? पहले कॉम्प्लेक्स ने 4 प्रोटॉन को पंप किया था। दूसरे कॉम्प्लेक्स ने मतलब थर्ड कॉम्प्लेक्स जो था उसने भी 4 प्रोटॉन को पंप किया था। और फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने कितने प्रोटॉन पंप किए थे? 2 प्रोटॉन्स पंप किए थे। तो टोटल कितने प्रोटॉन्स हो गए? 10 प्रोटॉन्स, राइट। वहीं पर जब हम बात करें FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ था तो बेटा यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स ने क्या किए थे? प्रोटॉन को पंप किया था। कहां से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने कितने प्रोटॉन पंप किए बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने जितने ऊपर किए थे 4 प्रोटॉन्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 था उसने कितने? 2 प्रोटॉन पंप किए, राइट। तो यहां पर बताइए, यहां पर 10 प्रोटॉन्स हुए, यहां पर 6 प्रोटॉन्स। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहां पर प्रोटॉन को पंप नहीं करता। यहां पर जब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्रोटॉन को पंप कर रहा है तो यहां पर 2 नहीं करता क्या? तो नहीं करता। 2 जो है वो प्रोटॉन को पंप नहीं करता, राइट बेटा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब मैं बताती हूं, मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाती आई हूं कि एक NADH जो है, एक NADH जो है वो मैंने ऐसा बताया कि 3 ATP के इक्वल होता है, राइट। एक NADH जो है उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो 3 ATP मिलते हैं। और जब एक FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो 2 ATP के इक्वल होता है, राइट। यही पढ़ाया मैंने स्टार्टिंग से। तो ये कंप्लीटली सही नहीं है, बट फिर मैम आपने क्यों पढ़ाया?
बेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही पढ़ाना पड़ेगा ना, मेरे हाथ बंधे हुए, राइट। एनसीईआरटी में जो दिया है मुझे वही पढ़ाना पड़ेगा। और अभी मैंने बोला था पीछे, देखिए यहां मैंने क्या बोला था, जब 4 प्रोटॉन्स पंप होते हैं तब एक एटीपी बनता है, राइट। तो अब सिंपल सी बात है, मुझे यहां बताइए, आप यहां पर बताइए, यहां पर कितने एटीपी बनेंगे एक NADH के ऑक्सीडेशन से? 2.5 एटीपी बनेगा। कैसे? जब ये 4 प्रोटॉन कहां से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से वापस कहां पर पंप होंगे, मैट्रिक्स में पंप होगा, तो यहां पर ये एक एटीपी के इक्विवेलेंट हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर इससे एक एटीपी बनेगा, राइट। इससे भी कितना बनेगा, एक एटीपी बनेगा। और हम यहां पर क्या मान लेते हैं, हाफ एटीपी। क्या मान लेते हैं, हाफ एटीपी, राइट। तो यहां पर कितना बनेगा, टोटल 2.5 एटीपी बनता है। क्या बनता है, 2.5 एटीपी। इतना क्लियर है। वहीं पर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर, यहां से एक एटीपी बनेगा और यहां से कितना बनेगा, 0.5 एटीपी। तो यहां से टोटल कितना एटीपी बन रहा है, 1.5 एटीपी। बट हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें यही ध्यान में रखना है। बट आपको करेक्ट पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने ये बता दिया, राइट। इतना क्लियर है या नहीं? चलिए, इसी हिसाब से हमारे एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने 38 एटीपी बनते हैं, कौन से, मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम के हिसाब से, राइट बेटा। तो कैसे कितने बन रहे हैं ये समझ में आ गए। आपको याद रखना है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये है, राइट। तो एनसीईआरटी ये बोल रही है, ओके, एक जगह उसने करेक्ट किया है, एक जगह करेक्ट नहीं किया। उसने बोला है कि जब एक एटीपी बनता है, कब बनता है एक एटीपी, जब 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। तो जब एनसीईआरटी खुद बोल रही है 4 प्रोटॉन पंप होते हैं तब एक एटीपी बनता है, तो यहां पर बताइए 3 एटीपी कैसे बन सकता है? क्या यहां पर 4 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, यहां ये 4 हो रहे हैं, तो एक एक एटीपी तो बन गया। बट यहां पर तो 2 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, तो हम हाफ एटीपी मान रहे हैं। बट हाफ एटीपी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हम उसे 3 एटीपी लेकर चल रहे हैं, राइट। यहां पर हाफ एटीपी जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, 2 एटीपी लेकर चल रहे हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हुई या नहीं, बताइए। चलिए, तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। आ गया ना, यहां पर ये यही तो बोल रहे हैं कि यहां पर एक मॉलिक्यूल NADH के ऑक्सीडेशन से 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके, ATP के। और अभी मैंने क्या बताया, बताइए। आपकी एनसीईआरटी ही एक जगह सही बोल रही है, दूसरी जगह गलत बोल रही है। उसने डायग्राम में 2H+ दिखाए, बट थ्योरी में बोल रही है कि 4H+ जब पंप होते हैं तब एक एटीपी बनता है। तो उसके हिसाब से तो कितने, 2.5 एटीपी बनेंगे NADH के ऑक्सीडेशन से, और 1.5 एटीपी बनेगा FADH2 के ऑक्सीडेशन से, जो कि करेक्ट है। बट एनसीईआरटी ने उसे करेक्ट नहीं किया है इस जगह पर और उस डायग्राम में, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, राइट। While that of 1 molecule of FADH2, जब FADH2 के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, किसके, ATP के। क्लियर हुआ? अब देखिए, although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited। बेटा ये पॉइंट को आपको याद रखना है, राइट। जो रोल है ऑक्सीजन का, अभी हमने कहा कि विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, बट हमने देखा कि लिंक रिएक्शन में तो कहीं ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, कहीं जो क्रैब्स साइकिल है वहां तो किसकी, ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। बट मैंने क्या बोला, ETS में
लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और NADH जो है, FADH2 जो है, उनसे क्या नहीं बन पाएगा? जल्दी बताइए, उनसे यहां पर ATP की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। राइट बेटा, तो यहां पर लिमिटेड है, ऑक्सीजन का रोल एरोबिक प्रोसेस में लिमिटेड है। कहां पर? टर्मिनल स्टेज पर। किसके टर्मिनल स्टेज पर? टर्मिनल स्टेज ऑफ ETS। राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से जो कॉपर B होता है उससे इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, और फिर बनता है क्या? मेटाबॉलिक वाटर। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, गेट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। तो बेटा यहां पर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, जरूरी है। ओके, ये घर का वो मुखिया है जिसका ना होना घर का अस्तित्व ही मिटा देता है। राइट, तो यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या है? वाइटल, सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। अभी हमने देखा जो क्या बना, यहां पर देखिए, यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर ये वाटर जो बन रहा है तो उसने हाइड्रोजन को भी तो यहां से रिमूव किया है कि नहीं किया? कहां से? मैट्रिक्स से। राइट, ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। बेटा देखिए, इन्होंने ये क्यों बोला कि ऑक्सीजन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है? बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। कैसे? दोनों देखिए, यहां पर फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? ऑक्सीजन के पास। यहां से जो हाइड्रोजन है फाइनली किसके पास जा रहा है? इस मैट्रिक्स से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिल रहा है और वाटर बना रहा है। इसलिए ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। क्योंकि होता क्या है मैं बताती हूं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया है वो क्या करता है? ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ जोड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, कितने आए थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना, मैंने बताया कि नहीं? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इनके पॉजिटिव चार्ज चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इन 2 H+ से मिले और यहां पर ये 2 H2O जो है, 2 H+ जो है 2 H में कन्वर्ट हो गया और क्या बना लिया? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना लिया? वाटर मॉलिक्यूल। इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इससे एक्सेप्ट किए वो इसको दे देता है और फिर ये दोनों को वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके किसमें? ऑक्सीजन में फिक्स करता है और वाटर बना लेता है। राइट बेटा, चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया? अब देखिए, जरा अपन चलते हैं पीछे। अब देखिए, अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा हुआ क्या था। NAD+ का ऑक्सीडेशन हुआ, NAD+ में कन्वर्ट हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को हम NADH डिहाइड्रोजनेज कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया FMN। FMN कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN ने किसको दे दिया? आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर से किसने लिया? यूबीक्विनोन ने, और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर वो कन्वर्ट हो गया यूबीक्विनोल में, रिड्यूस हो गया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो इलेक्ट्रॉन अब किसके पास आ गया? यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को नहीं देगा, किसको देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। किसको देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में बैठा है साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया यूबीक्विनोन से और उसने दिया फिर आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जो कि है आपका आयरन सल्फर सेंटर। आयरन सल्फर सेंटर ने किसको दिया? साइटोक्रोम C1 को। साइटोक्रोम C1 से लेने आया कौन इलेक्ट्रॉन? साइटोक्रोम C, जो कि एक मोबाइल कैरियर है। साइटोक्रोम C ने लेकर आया और वो फिर किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में बैठे हैं 2 कॉपर एटम
और कौन बैठा है, साइटोक्रोम A एंड A3। ठीक है, तो साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में बैठा है कॉपर एटम, उसने एक्सेप्ट किया, कॉपर एटम ने साइटोक्रोम A को दिया, साइटोक्रोम A ने साइटोक्रोम A3 को दिया, A3 ने कॉपर B को दिया, और फिर आखिरी में कॉपर B जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। और यहाँ पर ये 2H+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन से मिलकर वो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। राइट बेटा, अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यहां देखिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स ने 4 प्रोटॉन को पंप किया, दूसरे कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है, थर्ड कॉम्प्लेक्स ने भी 4 प्रोटॉन को पंप किया, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने भी 2 प्रोटॉन को पंप किया। कब पंप किया, जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो टोटल 10 प्रोटॉन पंप हुए। सिर्फ 10 ही नहीं होता, ये कंटिन्यू चलती रहती है प्रोसेस, तो पंप होते जाते हैं। राइट, तो यहां पर प्रोटॉन बढ़ गए, यहां पर प्रोटॉन कम हो गए। तो अब जो 5वां कॉम्प्लेक्स बैठा है वो क्या करेगा, F0 पार्टिकल के थ्रू क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से प्रोटॉन को लोअर कंसंट्रेशन में पंप करेगा थ्रू कैरियर प्रोटीन। इसे बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। राइट, क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन हुआ किसका, प्रोटॉन का। कहां से, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, कहां पर बताइए, मैट्रिक्स में। और यहां पर जब 4 प्रोटॉन पंप होते हैं तो तब एक ATP बनता है। अब ये तो हो गया किसका, NADH का ऑक्सीडेशन हुआ। जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है तो ये वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, यहां से प्रोसेस चल रही है। देखिए यहां पर हुआ तो FAD ने इलेक्ट्रॉन को लिया, FAD से किसने, आयरन सल्फर सेंटर ने लिया, यूबिक्विनोन ने लिया, यूबिक्विनोन ने किसको दिया, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B ने आयरन सल्फर सेंटर को दिया, साइटोक्रोम C को दिया, साइटोक्रोम C1 को दिया, साइटोक्रोम C1 ने साइटोक्रोम C को दिया, साइटोक्रोम C ने किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती गई। राइट बेटा, ये है पुरानी NCERT का डायग्राम, ये है पुरानी NCERT का डायग्राम जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वो आप समझ लीजिए। राइट, तो ये क्या है, पुरानी NCERT का डायग्राम, और वो है न्यू NCERT का डायग्राम। चलिए, तो अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी बताइए। तो हमने यहां तक कर लिया था। अब देखिए, अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इट इज द लाइट एनर्जी, unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the सेम प्रोसेस। राइट, तो यहाँ भी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है। यहाँ पर क्या जनरेट होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। किसके वजह से, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से, या पीएच बोल सकते हैं आप। राइट, पीएच किसकी वजह से हो रहा है, H+ आयन की वजह से ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करता है, जिससे जो प्रोटॉन से वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में पंप होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के थ्रू, और ATP का प्रोडक्शन होता है। राइट, इट इज फॉर दिस रीजन दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर ADP में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेशन ही कर रहा है। बट कैसा हो रहा है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ membrane linked ATP synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter। तो भाई आप इससे पहले वाले चैप्टर मतलब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में हमने क्या पढ़ लिया था, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसमें भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को इन्वॉल्व किया था, वहां पर भी तो ETS थी ना। तो यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर 5 को जब इन्वॉल्व किया था तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है क्या करता है बताइए, ATP की सिंथेसिस करता है। कैसे, प्रोटॉन को पंप करके। तो यहाँ पर भी क्या चलती है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस चलती है। राइट, अब देखिए, as mentioned earlier, the energy released during the electron transport system is utilized in the synthesis of ATP with the help of ATP synthase
मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा एज मेंशन अर्लियर द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है वही एनर्जी को यूटिलाइज कर कर यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस की है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेस, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कहते हैं। राइट बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। राइट, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट 2 मेजर कंपोनेंट। तो कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है इसमें 2 मेजर कंपोनेंट होता है, एक होता है F1 पार्टिकल और दूसरा होता है F0 पार्टिकल। जैसे कि आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर है, ये क्या है बेटा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ये वाला क्या है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? मैट्रिक्स है। और ये क्या है बताइए? 1 मिनट, देखो ये क्या है? ये है आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या है? मैट्रिक्स। और ये जो है ये है थिकनेस किसकी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। राइट, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की ये आउटर मेम्ब्रेन हुई और ये इनर मेम्ब्रेन हुई। राइट, तो ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया? तो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए, ये F0 पार्टिकल है जो कि एम्बेडेड है कहां पर? जल्दी बताइए। इस मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है, और बाहर निकला हुआ है F1 पार्टिकल। क्या निकला हुआ है? F1 पार्टिकल। इतना क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बताइए, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि नहीं? बताइए, क्या हो गया? तो ये वाला जो पार्ट है ये एम्बेडेड है, तो ये कैसा होगा? इमोबाइल। ये कैसा होगा? इमोबाइल। ये हमारा है इमोबाइल, और ये कैसा होगा? मोबाइल। जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है बेटा वो किस में होता है? इस मोबाइल पार्ट में। राइट, यहां पर क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेस। यहां पर क्या होते हैं? कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। राइट, यहां पर क्या हुआ? देखिए, यहां पर 2 लिखा है, मैंने क्या बोला? गलत लिखा है। तो यहां पर क्या आएगा? 4 आएगा, तो यहां पर होगा 4 ATP। क्या होगा? 4H+ जो है जब पंप होंगे कहां से? बताइए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में, तो यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी के यूटिलाइजेशन से ADP में क्या जोड़ेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एक ATP बनेगा। राइट बेटा, चलिए, तो इनका कहना है द F1 हेड पीस, F1 हेड पीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरीफेरी पर प्रेजेंट है ना, तो ये क्या है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन द साइट ऑफ ATP सिंथेसिस। राइट, तो ये क्या है बेटा? ये है साइट फॉर ATP सिंथेसिस। ये क्या है? साइट फॉर ATP सिंथेसिस। क्या है ये? साइट फॉर ATP सिंथेसिस। राइट बेटा, ये ATP सिंथेसिस की क्या है? साइट है। ATP सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनता है? ATP के साइड पर, जल्दी बताइए? F0 पार्टिकल पर। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ATP बनेगा कहाँ? मैट्रिक्स में बनेगा। कहाँ बनेगा? मैट्रिक्स में बनेगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, F0 इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। वो कैसा था? पेरिफेरल प्रोटीन था। ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्म द चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू, F0 पार्टिकल के थ्रू ही जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां पर जाते हैं? बताइए? मैट्रिक्स में जाते हैं। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज coupled to catalytic site of F1 component for the production of ATP। इतना क्लियर हुआ?
तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस, यहां पर सही बोला है एनसी एक्सक्यूज मी, यहां पर एनसीईआरटी ने सही बोला है कि हर एक एटीपी को बनाने के लिए क्या है, देखिए, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4H प्लस पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसके डाउन जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जा रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, सॉरी, टुवर्ड्स द प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन जो कि कहां पर प्रेजेंट है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, वहां से लोअर कंसंट्रेशन मतलब कहां पर, बताइए, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि प्रोटॉन का जो फ्लो है वो किसके, प्रोटीन के कैरियर के थ्रू हो रहा है, जो कि है F0 पार्टिकल। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स फॉर्म ATP, राइट बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका? ओके, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं ETS। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे पता है बच्चे इस चैप्टर से क्यों डरते हैं, ETS की वजह से, बट आज आपका ये सारा डर खत्म हो गया होगा और अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट आपका फिट हो गया होगा, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लेकर आए हैं इस प्लेलिस्ट में आपके लिए पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज। इसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग रहे, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका थ्योरी पार्ट के साथ हम आपको अच्छे से कंप्लीट करा पाए आपका सोल्यूशन पार्ट, आपके एमसीक्यूज, एमआईक्यूज एंड डेली बेसिस पर आप रिवीजन कर सकें एंड प्रैक्टिस कर सके। इस बात का हमने पूरा ध्यान रखा है, जिससे आपकी स्टडी स्ट्रांग हो और आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम बात करें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।